नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है आसियान, उसके कौन से मेंबर्स है, वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो क्यों बनाया गया था और भारत का उसमें समावेश है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो आसियान टॉपिक है ये एसएसबी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत बार जीडी में भी डिस्कस किया जाता है या फिर लेक्चरेट में भी इसका एक ऑप्शन होता है। तो आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जो फुल फॉर्म है इसका ये आपको याद रखना है, जिसमें 10 मेंबर्स है। वो क्यों है, मतलब आसियान ग्रुप क्यों बनाया गया है? जो प्रमोट करेगा इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल और सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए जो इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन है उसको वो प्रमोट करेगा, जिसमें उसके मेंबर्स के साथ भी होगा जो, और एशिया की जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ भी ये कोऑपरेशन होगा, इसलिए आसियान ग्रुप बनाया गया था। तो ये है आसियान का फ्लैग, जिसमें आप देख सकते हो 10 स्टिक्स है जो दर्शाता है उसके 10 मेंबर्स को। तो ये रहे 10 आसियान मेंबर्स, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का समावेश है। तो ये है आसियान का मैप, जिसमें 10 आसियान कंट्रीज दिखाई गई है। इस मैप में भी फिर से वही कंट्रीज 10 इंक्लूडेड है विथ उनके फ्लैग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आसियान का लोगो, ये है 10 कंट्रीज जिनके फ्लैग्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये है उसका मैप। इस मैप से आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे इंडिया है जो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, म्यांमार, इंडिया का जो ईस्टर्न साइड का नेबर है वो यहाँ पे है म्यांमार, ऊपर चाइना की बॉर्डर यहाँ से जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से सिनारियो है मैप का। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स। जो आसियान है उसके हेडक्वार्टर्स है जकार्ता में, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है आसियान की। तो क्या है इसकी हिस्ट्री, आसियान क्यों बनाया गया था? आसियान बनाया गया था 1968 में, 5 कंट्री ने मिलकर इसे बनाया था, और जिसको और एक नाम है जो वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन हुआ था उसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये मीटिंग जो हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी। ये आसियान कंट्रीज वहाँ पे 1968 में जो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन किया उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट को हम हमारे रीजन में प्रमोट करेंगे। तो ये जो 5 कंट्रीज थी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया 1967 में, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 नाम आपको याद रखने, क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जो बाकी की 5 कंट्रीज है वो बाद में एडअप होती गई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कम्युनिज्म है उसका बढ़ने का फियर इस रीजन में बढ़ने लगा, पर बाद में जब वियतनाम वॉर एंड हुआ या फिर जो कोल्ड वॉर की भी समाप्ति हुई, उसके बाद ये रीजन स्टेबल बनता गया। मेंबर्स आपस में अच्छे अच्छे डील्स करने लगे, डिसीजंस लेने लगे और पॉलिटिकली भी ये मेंबर्स स्ट्रांग होते गए, एक दूसरे से उन्होंने रिलेशंस बढ़ाए। उसके कुछ समय बाद इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन जोन है, जो यहाँ पे हमने जो 10 कंट्रीज देखी, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। सारे जो मेंबर्स है उन्होंने एग्री किया कि हम लोग कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाएंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस रीजन को बहुत स्टेबल बनाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन कभी भी यूज भी नहीं करेंगे और उसकी बढ़त भी उस एरिया में होने नहीं देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप या इस पॉइंट को यूज कर सकते हो जब आप लेक्चर दे रहे हो, या फिर जीडी में भी इस पॉइंट का यूज कर सकते हो। तो इस वाले टेबल में हमें ठीक से दिखाया गया है टाइमलाइन, किस तरह से मेंबर्स ऐड होते गए। यहाँ पे ये जो 5 मेंबर्स है इन्होंने स्टार्टिंग की और बाकी के 5 मेंबर्स ऐड होते गए, जैसे कि ब्रुनेई 1984 को ज्वाइन किया, नेक्स्ट वियतनाम 1995, नेक्स्ट लाओस 1997, म्यांमार ने बाद में ज्वाइन किया 97 में, और कंबोडिया सबसे रिसेंट ज्वाइन किया 1999 में। तो अब हम लोगों ने आसियान तो देख लिया, आसियान क्या है, पर नए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, आसियान +3, आसियान +6। तो ये क्या है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो हम ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं वो आसियान ग्रुप से, मतलब जो 10 कंट्रीज हमने देखी वो है। नेक्स्ट आसियान +3, ये पर्पल कलर में दिखाया गया है, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया और जापान का इंक्लूजन किया गया है। तो आसियान +3 ग्रुप इसलिए क्रिएट किया गया कि जो 10 कंट्रीज थी आसियान ग्रुप की, वो तो इंपॉर्टेंट थी। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग ये 3 कंट्रीज को भी ऐड करेंगे और हमारी कुछ पावर बढ़ेगी, हमें डील भी ज़्यादा हो सकती है, हमें ट्रेड डील्स भी अच्छे से हो सकती है। तो इन्होंने आसियान +3 मेंबर्स को ऐड किया। नेक्स्ट उन्होंने आसियान +6 बनाने का डिसाइड किया, जिसमें और 3 मेंबर्स ऐड किए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया का समावेश है। ये 3 जो कंट्रीज है वो भी पावरफुल कंट्रीज है, तो इन्होंने सोचा कि इन 3 मेंबर्स को भी साथ में लेके चलेंगे और आसियान +6 मेंबर्स बनाएंगे हम लोग। ये जो रीजन है उसको एक इकोनॉमिक वे से डेवलप करेंगे और इस रीजन में अच्छे से स्टेबिलिटी लाएंगे। तो उसके बाद जो आसियान +6 मेंबर्स है, यानी कि आसियान के 10 +6 मेंबर्स एक्स्ट्रा, जिसमें चीन, साउथ कोरिया,
जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का समावेश है। इन कंट्रीज ने RCEP में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से इंडिया ने, एक्सक्लूडिंग इंडिया, मतलब इंडिया ने RCEP में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आप पूछोगे RCEP क्या है? RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इट्स मेंबर्स। तो इसमें अभी 15 मेंबर्स एक्टिव है, जिसमें इंडिया जिसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया ने इनमें से जो 15 मेंबर्स है उनमें से बहुत सारे कंट्रीज के साथ पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। अगर फिर से करता तो इंडिया के मार्केट के लिए खतरा था, इसलिए इंडिया ने सोचा कि इसमें पार्टिसिपेट ना करना ही अच्छा है। तो ये जो आसियान है वो ना सिर्फ अपने रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर पीस को प्रमोट करता है, बल्कि वो प्रमोट करता है टूरिज्म को, कल्चर को। तो यहाँ पे आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आसियान कंट्रीज का कल्चर है, उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल्स है और जो उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, उसको भी प्रमोट करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो अब ऐसे क्या क्या चैलेंजेस है जो आसियान फेस कर रहा है? तो यूएस चाइना राइवलरी, तो हमें पता है यूएस और चाइना एक दूसरे के अपोनेंट्स है। तो यूएस और चाइना जो रीजन है पैसिफिक ओशन का या फिर साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, उसमें खुद का वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। यूएस और चाइना में हमेशा ये राइवलरी चल रही है, इसलिए जो एशियन के जो मेंबर्स है उनको अपनी साइड चूज करनी पड़ रही है कि यूएस के साइड जाए या फिर चाइना के साइड जाए। कुछ कंट्रीज ऐसी जो चाइना को सपोर्ट करती है, कुछ कंट्रीज यूएस को सपोर्ट करती है। तो इसकी वजह से बहुत बार डिवीजन होता है एशियन ग्रुप में। नेक्स्ट, इंटरनल मैटर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो जो मेंबर कंट्रीज है, 10 मेंबर कंट्रीज, उनके खुद के अपने इंटरनल मैटर्स है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है म्यांमार का। तो म्यांमार में डेमोक्रेसी सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, पर वहाँ की मिलिट्री ने कूप करके उनको हटा दिया। तो कुछ इस प्रकार के जो इंटरनल मैटर्स है, या फिर म्यांमार में जो रोहिंग्या इश्यू है उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा हुई थी। तो ये कुछ इंटरनल मैटर्स है वो मेंबर कंट्रीज के। और भी कई मैटर्स है बाकी कंट्रीज के साथ भी इंटरनली मैटर्स है, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज है, या फिर इलीगल इमिग्रेशन है, या फिर पॉवर्टी है, एजुकेशन है, डेवलपमेंटल मैटर्स है, बहुत सारे मैटर्स है। नेक्स्ट, साउथ चाइना सी मैटर। तो साउथ चाइना सी में चाइना ऐसा कह रहा है कि बहुत सारा जो साउथ चाइना सी का रीजन है वो चाइना को बिलोंग करता है, और ये जो 10 कंट्रीज है वो भी बिल्कुल उसी जोन में आती है। तो ये भी मतलब ये इनमें और चाइना में कन्फ्लिक्ट होती रहती है बार बार। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जैसे कि हमें पता है ये जो 10 कंट्रीज है वो डेवलपमेंट के स्टेज में है कंट्रीज। तो ये कुछ कंट्रीज है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो बहुत सारे प्रमाण पे यहाँ पे कोल या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका इस्तेमाल होता है, इसलिए जो एनवायरनमेंट है उसका भी डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इशूज जो इंटरनल, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो कुछ भी इंटरनल मैटर्स है या फिर जो उनके साथ साथ भी मैटर्स है कि जो 10 मेंबर्स है उनमें भी आपस में कौन लीडर बनेगा, उस टाइप से भी झगड़े होने का भी बड़ा चैलेंज आसियान के सामने है। तो जैसे आप यहाँ पे इमेजेस में देख पा रहे होंगे, ये है म्यांमार के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, जिनको जो मिलिट्री है उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया और अब यहाँ पे मिलिट्री पावर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो म्यांमार के रोड्स पे ऐसे लोग इकट्ठा हुए हैं जो मिलिट्री पावर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इनके ऊपर भी बहुत बार फायरिंग की जाती है और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और जैसे कि हमने कहा कि जो चैलेंजेस है यहाँ पे कोल पावर प्लांट है, उसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चैलेंजेस आसियान के सामने आते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग मैप देख रहे हैं साउथ चाइना सी का। तो यहाँ पे चाइना इस पूरे रीजन को अपना बताता है, जहाँ तक कि वो ये जो बाकी की 10 आसियान कंट्रीज है उनका भी इक्वल राइट है उस एरिया में, तो उनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट होती रहती है। तो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं, और इस पॉइंट को अच्छे से याद रखने के लिए आप जो नीचे दिए गए पॉइंट है उनके ऊपर नोट्स बना सकते हो। जैसे कि क्या है आसियान, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर्स कौन से हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसकी हिस्ट्री क्या है आसियान +3, आसियान +6, या फिर आसियान के चैलेंजेस क्या है। ये सारी चीज़ों के आप पॉइंट्स बना के रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको कभी भी जो आपके नोट्स है उससे देख के अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाए। और इंडिया और आसियान के रिलेशन, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। तो यही था इस वीडियो में आसियान के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।